इकोनॉमी, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना शुरू करेंगे और स्टार्ट इट फ्रॉम चैप्टर 1 itself. So for that the book that I am referring is Indian Economy by Ramesh Singh, 13th edition. This is the book cover. It somehow the book looks like this. Okay, Indian Economy by Ramesh Singh, author name, book name, and edition 13th edition. So this book will first go through what exactly the book is, है ना, क्या चैप्टर्स है और क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं. This book is approximately there are total there are total 21 chapters. Then there are few annexures. Then union budget is union budget 21-22, the latest wala is also added to this. The first chapter is introduction, second is growth, development and happiness, then evaluation of Indian economy, then economic planning in India, economic reforms, inflation and business cycle, agriculture and food management, chapter 8, chapter 9 industry and infrastructure, chapter 10 service sector, chapter 11 Indian financial market, chapter 12 banking in India, chapter 13 insurance in India, chapter 14 security market in India, chapter 15 external sector in India, chapter 16 international economic organizations in India, chapter 17 tax structure in India, chapter 18 public finance in India, chapter 19 stability and climate change India and the world, human development index, chapter 20 burning socio-economic issues, chapter 21. So today we'll be doing, or in this video we'll be doing some part of chapter 1. ओके, सो चैप्टर 1 में क्या क्या है और क्या क्या ये बोलती बुक क्या बोलती है, दैट्स इट. चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आएगा, देन मोर देन अ डेसिमल साइंस, इकोनॉमिक्स के बारे में, देन डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी एग्जैक्टली क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना. पहले डिफाइन किया था, अब एक्सप्लेन करेंगे. इकोसिस्टम्स, देन वॉशिंगटन सेंसस, बीजिंग कॉन्सेंसस, देन सेंटियागो कॉन्सेंसस, देन नेशनल इनकम क्या कितने तरीके की होती है, जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, कैश कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है, रिवाइज्ड मेथड क्या है, देन कंपेयरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देन फिक्स बेस टू चाइना बेस मॉडल, देन स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, देन इनकम एस्टिमेट्स फॉर 2021. दिस इज अगेन ये सारे टॉपिक्स हैं दैट विल बी कवरिंग इन चैप्टर 1. Chapter 1 is somewhere approximately some 18-19 pages. Probably would be covered in 2 or 3 videos, 3 or 4 videos. Okay, so let's start. सबसे पहले ये चैप्टर में क्या था, I have already explained you. Now, economics is the study of how goods and services are produced. Goods and services कैसे बन रहे हैं, distributed कैसे बट रहे हैं, and कैसे consume, कैसे काम में लिए जा रहे हैं. As resources are always in short supply, the British economist Lionel Robbins in 1935 described the discipline as science of scarcity. देखो, ये पेंसिल बनना, इसको रिटेलर तक जाना और उसके बाद मेरे पास आना ताकि मैं इसको कंज्यूम कर सकूं, इसको यूज़ में ले सकूं. तो ये पूरी जो चेन साइकिल है ना, इस पेंसिल के बनने से मेरे कंज्यूम करने तक ये पूरी होती है इकोनॉमिक्स. और रिसोर्सेज क्या है, हमेशा से रिसोर्स कंजम्पशन इज अबेंडेंट बट रिसोर्सेज आर नॉट अबेंडेंट. वो एक लिमिट में ही है, वो एक लेवल के बाद कम होंगे. इसके रिसोर्सेज है, हर चीज़ हर किसी को अवेलेबल नहीं है. मेरे पास ये पेंसिल है, किसी के पास ये पेंसिल खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे, किसी के पास ये 10 पेंसिल खरीदने के पैसे होंगे. सो दिस was first explained as science of scarcity by Leon Robbins in 1935. Now, more than a decimal science, इकोनॉमिक्स हैज़ बीन कॉल्ड अ डिस्मल साइंस. लेट्स सी कि डिस्मल का डिक्शनरी मीनिंग क्या है.
ये डिसमिल का मतलब होगा बहुत ही खराब, मतलब इकोनॉमिक्स को पहले खराब साइंस मानने जा रहा था। इकोनॉमिक्स हैज़ बीन कॉल्ड अ डिसमल साइंस प्रिसाइसली एज डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस। इसको क्या है, पहले बहुत डिप्रेसिंग और बहुत ख़राब साइंस माना जाता था क्योंकि ये रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी। आज भी 100% रिजल्ट्स इकोनॉमिक्स का नहीं आते। अगर इकोनॉमिक्स के 100% रिजल्ट्स आ रहे होते तो 2008 वाला लेमन ब्रदर्स वाला जो लेमन बैंक वाला जो क्राइसिस था वो नहीं होता। हुआ ना क्योंकि इकोनॉमिक्स ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाई एंड इकोनॉमिक्स इज अगेन अफेक्टेड बाई सर्टेन फैक्टर्स एंड कंस्टेंट्स। Discipline has also been criticized for being a kind of riddle for common people to comprehend. अब हर आदमी को इकोनॉमिक्स, हर आदमी को जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, डीएनपी, ये क्या कहते हैं चीज़ें समझ में आती है, नहीं आती। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू द एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि बिकॉज नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, सो नॉट एवरीबडी इज यूज कैन यूज इट। हर किसी को डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट दे माइट बी यूजिंग इन देयर डेली लाइफ, बट जरूरी नहीं कि उनको समझ में आए। एक पानी पता है कि रेडी वाला आदमी है, पानीपुरी की रेडी वाला आदमी है ना, उसको भी उसकी डिमांड पता है, उसको भी उसकी सप्लाई का लेवल पता है। वो उसके हिसाब से ही रोज सुबह जब घर से निकलता है तो वो उतना ही माल मटेरियल लेके निकलता है। बट उसको आप जाके बोलो सर दिस इज एन इकोनॉमिक्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी ये चल रही है देश की, उसमें आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका डिमांड ये आ रहा है, आपका ये सप्लाई ये आ रहा है, आप इसको ऐसे ड्रास्टिकली चेंज कर दो, ये डेप्रिशिएशन लग रहा है आपके थैले पे। वो नहीं समझता। वो क्या समझता है, वो घर से 1000 प्लेट पानीपुरी लेके आया, उसने 1000 प्लेट पानीपुरी बेच दी। वो 100 प्लेट पानीपुरी लाया, उसने 100 प्लेट पानी पूरी बेच दी। 100 प्लेट पानी के 10 रुपए के हिसाब से ऐसा भी खटा किया, अंदर रखा, खत्म बात। वो इतना ही समझता है। ये अपन है जो पीपल हु आर नॉट लेमन आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट हैज बीन कॉल्ड अ फेल्ड साइंस ऑल्सो। इसको फेल्ड साइंस भी बोलते हैं। सी एवरी टाइम दिस इज कॉल्ड ए साइंस, बट दिस इज नाउ अगेन फेल्ड साइंस। फेल्ड साइंस क्यों? देखो, still nobody can deny the invaluable role played by economics to make the world a better place for humanity. और आप इस इकोनॉमिक्स को कितनी भी गालियाँ दे दो, still economics is very important and very integral part for the survival of the people, for the betterment of the economic, for the betterment of the world, and to make this planet a better place to survive, better place for humanity. Understanding economics and its nuances have always been a challenge, especially for those who come from no background in it. हर आदमी के लिए इकोनॉमिक्स समझना और उसकी कैलकुलेशन समझना इतना आसान नहीं है, स्पेशली कोई उस बैकग्राउंड से आता है जहाँ पर इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। ऐसे कोई आदमी साइंस की फील्ड से आ गया, उसको इकोनॉमिक्स समझोगे नहीं समझ में आएगी। एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स व्हाट जीडीपी इज, व्हाट जीएनपी इज, व्हाट कॉस्ट प्राइस इज, व्हाट मार्केट प्राइस इज, व्हाट डेप्रिसिएशन इज, until unless he doesn't know all these sums, his economics is of no use to him. It does not mean that those with the background यूनिवर्सिटी एजुकेटेड, मतलब वो लोग जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है ना, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रखी है, इन इट आर वेरी, वो भी कोई बहुत बड़े सुरमा भोपाली नहीं बने हुए, वो भी कहीं ना कहीं किसी बुरे हाल में होंगे। नॉट एवरीबडी इज एक्चुअली एबल टू प्रिडिक्ट द एक्चुअल थिंग्स। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। हो सकता है आपने रेसेशन प्रेडिक्ट करा और रेसेशन नहीं आया, वो दूसरी चीज़ आ गई। सो नोबडी इज एबल टू, क्योंकि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर एज वेल। पास्ट का एवरीबडी कैन करेक्टली कैलकुलेट। पास्ट में ये पेंसिल बनी, मेरे तक आई, फ्लेयर कंपनी को पता होगा, फ्लेयर कंपनी अपने प्रोडक्ट में काउंट करेगी, बट फ्लेयर कंपनी ने प्रोडक्शन बन रहा है उसका अभी, और वो ये कह रहे हैं सर कल 1 लाख डिमांड आएगी पेंसिल, 1 लाख पेंसिल की डिमांड आएगी, मैं मान रहा हूँ दिसंबर में, और पीछे पता चला कि दिसंबर में तो छोड़ो, कम से कम अगले दिसंबर तक, मतलब दिसंबर 21 नहीं, दिसंबर 22 तक भी टोटल मिला कि 1 लाख पेंसिल नहीं बिकनी है उनकी। तो दिस इज वेयर इकोनॉमिक्स समटाइम गोज रॉन्ग, क्योंकि उसने तो कैलकुलेट करा होगा, उसने इकोनॉमिक थ्योरी लगाई होगी कि सर ये तो डिमांड सप्लाई इसकी इतनी चल रही है, इतना चल रहा है, आप 1 लाख प्रोडक्शन की तैयारी करो। Very important. Many of such people face an altogether different sort of problem. They understand less economics than they know. और इकोनॉमिक्स जो वो जानते हैं उससे कम ही समझ पाते हैं। मिसिंग द एप्लीकेटरी डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ ग्रेट प्रॉब्लम अमंग सच पीपल। और मिसिंग द एप्लीकेटरी डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ ग्रेट प्रॉब्लम अमंग सच पीपल। अब उसका एप्लीकेशन को ढंग से लगाना
वो हर किसी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। हर आदमी ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहा है इकोनॉमिक्स में वो जो भी चीज़ें उसने पढ़ी है। टुडे एम्फेसिस बीइंग ऑन applications of economics, especially in the competitive exams. Knowing economics is not enough, rather than one required to have the ability to apply economics in everyday life, and this is only possible if one understands the economics. अब आज की चीज़ है ना कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है जो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, जीएसटी ये सी सबको इंक्लूड करके बनाती है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जीएसटी एक टैक्स है उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है उससे फार्मर को फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे होता है, दिस इज नाउ इकोनॉमिक्स। आप सिर्फ चीज़ की डेफिनेशन समझ जाना वो इकोनॉमिक्स नहीं है, आप उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी ढंग से समझे हो वो इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए सिर्फ डेफिनेशन समझ जाना सब कुछ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। जो थ्योरी आपने बुक्स में पढ़ी, आपने 50 बुक्स पढ़ ली, मैं अभी रमेश सिंह की बुक पढ़ रहा हूँ, इन द एंड मैं इस बुक से जो पढ़ता हूँ उसको मैं कैसे इम्प्लाई करता हूँ। द सेम हैपन्स विद ड्यूरिंग आवर IAS एग्जामिनेशंस ऑल्सो। दे वांट अस टू not just understand the theory but applicability of theory of any subject। आप प्रियम्बल है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज द एप्लीकेशन। मेकिंग इकोनॉमिक्स ईजियर फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ रीडर्स हैज बीन वन ऑफ द प्राइम एम्स ऑफ दिस बुक। ये जो बुक जिसके अपन बारे में बात कर रहे हैं इसका क्या है, इकोनॉमिक्स इजी बनाना सबके लिए टू अंडरस्टैंड। हाउएवर दिस हैज नॉट बीन एन इजी टास्क फॉर 2 रीजंस। फर्स्टली कीपिंग द सी दिस इज द ऑथर का कुछ इंट्रोडक्शन है, ऑथर अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, बुक के बारे में कुछ कर रहे हैं। आई विल बी जस्ट रीडिंग इट, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि अपना पर्पस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। Firstly, keeping the soul of the concept intact while simplifying them, and secondly, educating the reader about the contemporary issues. Developing a book on Indian economy would have been an easier task had simplifying economics not been among the aims. This is why, along with the analysis of economic issues, their flow and under current of economic theory throughout the book. For this, it will be wiser on the part of the reader to keep in touch with the footnotes and glossary, and to feel and comprehend the subject matters in the desired way. Defining economics. अब सी दिस वॉज क्या ऑथर ने बोला कि वो उन्होंने बुक क्यों लिखी। नाउ डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना। सिंपली पुट, इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक्स क्या करती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा करी गई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के एनालिसिस को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और वर्क डेफिनेशन, वर्किंग डेफिनेशन, इजी लेमैन की भाषा में सिंपल, आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, मैंने उसका एनालिसिस किया, सो आई एम एन इकोनॉमिस्ट एंड आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज आर intricately connected as all aim to study the differentiated human activities. That is why interdisciplinary approach to study humanities is considered wiser. अब क्या है कि हर आदमी ह्यूमैनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना चाहता है। पैसा पैसा पैसा, वक्त गया। आज हर आदमी ये समझना चाहता है कि सर हम जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमंस के लिए कितना अच्छा है, ये कौन बताएगा, ये इकोनॉमिक्स बता रही है। इकोनॉमिक्स इन चीज़ों में हेल्प कर रही है। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत आसान से सरल से शब्दों में, all activities where money is involved can be called economic activity। हर वो गतिविधि जिसमें पैसे का आदान प्रदान होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। चाहे घर पे आपको आके ट्यूशन पे कोई टीचर पढ़ा है, चाहे किसी यूट्यूबर को यूट्यूब से पैसे मिले, चाहे किसी गाड़ी के मैकेनिक को गाड़ी रिपेयर करने के लिए पैसे मिले, चाहे अंबानी जी को जियो चलाने के पैसे मिले। Everything in this chain is an economic activity, and wherever money comes in question, there comes the economic motive. Gain. Several examples can be taken of it: getting job, giving a job, buying and selling something,
डूइंग अ बिजनेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्या, जहाँ भी मनी क्वेश्चन में आती है ना, वहाँ देयर कम्स एन इकोनॉमिक, जहाँ पैसे की बात आई वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आई, जहाँ पैसा देने की बात आई वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी आई। मैं किसी के अंडर में जॉब करता हूँ, मैं पैसा ले रहा हूँ, मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ। कोई मेरे अंडर में जॉब कर रहा है, वो मेरे से पैसे ले रहा है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। मैं बाजार गया, मैंने सिनेमा हॉल में टिकट लिया और मूवी देखी, मैंने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करी। और वो जो सामने टिकट बेचने वाला है उसने भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, उसने मनी रिसीव किया, मैंने मनी पे किया। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। थिंग्स आर स्टिल अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना आसान नहीं है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। ये तो अपन एक लेमैन को समझा सकते हैं, भैया पैसा देना पैसा लेना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बट आगे और भी है, रुको जरा ठहरो भैया, समझो, बहुत डिफिकल्ट। विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस फॉर प्रेयर इज क्लियरली नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप मंदिर में जाते हैं, गुल्लक के अंदर रुपए डालते हैं दान पेटी में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज यू वहां से सामने आपको कुछ नहीं मिल रहा है। नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट वॉट अबाउट गिविंग alms टू beggars there or putting some money on the places of worship or for the matter religious donations। अब आपने भिखारी को भीख दी, वो क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो आदमी आगे जाके किसी और से कुछ चीज खरीदेगा। beggars that there और पुटिंग सम मनी ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, किसी मंदिर में आपने पैसे रखे या किसी कोई रिलीजियस डोनेशन किया। कैन वी कॉल देम अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्या उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं? इट लुक्स डिफिकल्ट टू से, मैं देखो मुश्किल है समझना, पर हियर अदर देन द एक्टिविटी ऑफ प्रेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल आर इकोनॉमिक। प्रार्थना के अलावा हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। However, defining economics has not been as easy as it has been presented here. Defining every discipline has a complex and contentious task to work. अब क्या है कि इतना आसान नहीं है हर एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो कॉम्प्लेक्स सा वो एक एक्टिविटी टास्क है, मतलब किसी को एक्सप्लेन करना भी इतना आसान चीज़ नहीं है। आप हर किसी की डेफिनेशन ऐसे नहीं दे सकते, भैया आपने पैसा दिया आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर दी, नहीं। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड कि भैया आपने पैसे दिए बट इसमें ये डेप्रिसिएशन जाएगा, ये टैक्स जाएगा, ये वैल्यू एडिशन एट दिस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये कॉम्प्लेक्सिटीज है और कंटिन्यूस डेफिनेशन चेंज होती है। जिस दिन इनोवेशन रुकेगा ना, उस दिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आप सोच सकते हो कि शायद इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक फिक्स डेफिनेशन हो जाएगी। ना कभी जीवन में इनोवेशन रुकना है और ना जीवन में कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकनी है। कंटिन्यूअस टास्क फॉर द मैटर, widely used and quoted definitions of the discipline revolve around the use of resources and their distribution। resources को use करना और उनका distribution करना, this is all about economy। let us feel the technicality involved in the typical definition with the help of two such acclaimed definitions। अब देखो, ये तो अपन ने बहुत इतनी देर से बकवास कर ली कि सर ये डिफिकल्ट है, ये है, यूं है, ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है, बट किसी ने तो एक डेफिनेशन दी होगी ना। सो यहाँ पर क्या है, दो डेफिनेशन दे रखी है और उनका अपने को मोटिव समझना है कि वो डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्केयर रिसोर्सेज। सोसाइटी अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे काम में लेती है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज, काम की चीज़ें बनाने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल, और अलग अलग लोगों में बांटना। सेकेंड डेफिनेशन, इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन अवर सोसाइटी मेक चॉइसेस। मतलब अलग अलग लोग, जैसे फर्म हो गई, गवर्नमेंट हो गई, या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई विद इन अ सोसाइटी में, वो एक सोसाइटी के अंदर कैसे चॉइसेस बनाते हैं, जैसे हाउ दीज चॉइसेस डिटरमाइन अ सोसाइटीज यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज, और वो ही तय करके बताते हैं कि सोसाइटी रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेज द स्केयर रिसोर्सेज। बेसिक डेफिनेशन is probably the most used definition which is catchy as well as concise also। देखो, महात्मा गांधी ने एक चीज कही थी, नेचर प्रोवाइड्स फॉर योर नीड्स नॉट फॉर योर ग्रीड्स। जिसने ये समझ लिया उसने इकोनॉमिक्स समझ ली।
हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और आप उनको कितना तरीके से काम में लेते हो वो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, छोटा और बड़ा। माइक्रो इज छोटा, मैक्रो इज बड़ा। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ड्यूरिंग द 1930 द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जॉन मायरेड केन्स करके एक बंदा था, उसने किया इज कंसिडर्ड द नाउ हु इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेनर्ड केन्स। द ब्रांच केम इन टू बींग आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ए सीरियल वर्क। उसने कुछ वर्क पब्लिश किए थे और उसके बाद से मैक्रो कॉन्सेप्ट आने लगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में ये एक बुक आई थी। यस उसका एक वर्क पब्लिश हुआ था 1936 के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द बुक ओनली, कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ये आई थी और इसी के अंदर माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स को पहली बार डिफाइन किया गया। अब इसको कैसे सिंपली डिफाइंड, सिंपली पुट इफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द फॉरेस्ट, अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट के बारे में है, जंगल के बारे में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द ट्रीज। हर पेड़ पे क्या पौधे उग रहे हैं, क्या पत्तियां हैं, वो पेड़ की लकड़ी क्या भाव जा रही है, ये हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो पूरे जंगल की क्या कीमत है, जंगल में कौन से वैरायटी के फल हो रहे हैं, कौन से वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं, उनकी पत्तियों की क्या साइज है, सबका अलग अलग होगा ना, सबका ऑल टुगेदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअली इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। द लेटर while the former deals with the big picture पूरे फॉरेस्ट की, the later deals with the details। अब जब मैं बात करूंगा तो फॉरेस्ट में मैं करूंगा 5 किलो आम आ गए, 20 किलो केले आ गए, 50 किलो तरबूज आ गया, तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ वो पेड़ नंबर यहाँ से भैया क्या करो 20वां पेड़ काउंट करो, उस 20वें पेड़ के सामने की तरफ जो चौथा पेड़ है ना उससे 3 किलो आम आए, ऐसा नहीं होता ना, अपन क्या बोलते हैं इस पूरे जंगल से आया। सो ये है और डिटेल्स में, हाँ भैया इस पेड़ से इस क्वालिटी का आम आया, मार्क करा, साइड में रखा, इस पेड़ की पत्तियां इस वैरायटी की साइड में रखी, इस पेड़ ने ये मेडिसिन प्रोवाइड करी, साइड में रखो, सबको अलग अलग कैटेगराइज करा। सो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। Micro and macro are the Greek words used which means small and big respectively. While micro takes a bottoms up approach to analyze economy, macro takes a top down approach. Taking an example, while micro tries to understand the choices which consumers make and the income they earn, macro tries to understand the dynamics of inflation and growth. अब माइक्रो और मैक्रो क्या है, मैक्रो छोटी अप्रोच पे चलेगा, बॉटम्स अप, नीचे से ऊपर जाएगा माइक्रो, और मैक्रो क्या करेगा, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे आएगा, मतलब वो सीधे इन्फ्लेशन की बात करेगा, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, वो सीधे ऐसे बड़े बड़े टर्म्स बोलेगा। और माइक्रो क्या कहता है, माइक्रो कहता है सर मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं इतने भारी भारी टर्म्स नहीं बोल सकता, मैं तो एक इंडिविजुअल को लेऊंगा, उसकी सैलरी पूछूंगा, उसके टैक्सेशंस पूछूंगा, और वो कितना कमाता है ये मैं पूछूंगा। आप जाओ सर, आप यू आर अलाउड टू फ्री, आप जाओ पूरे देश का पूछो, पूरे देश में क्या इनकम चल रही है, क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें करो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो ऊपर से नीचे आएगा, अक्कड़ में झटके खा रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि ये छोटे लेवल से शुरू कर रहा है। टेकिंग एग्जाम्पल, माइक्रो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द चॉइसेस कंज्यूमर्स मेक एंड द इनकम दे अर्न। कंज्यूमर क्या चॉइस कर रहा है, ये वाली पेंसिल लूंगा, ग्रीन कलर की नहीं ब्लू कलर की लूंगा, ये माइक्रो है। बट ये पेंसिल कितनी बिकी एक साथ एज अ होल, मैक्रो है। दो दे अपीयर टू बी डिफरेंट, दे आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिंस देयर आर मैनी ओवरलैपिंग इश्यूज बिटवीन देम। बट अलग नहीं है ना, ये पेंसिल दोनों सर्किल का पार्ट है। इट इज जस्ट दैट कि माइक्रो का सर्किल छोटा सा है, मैक्रो का सर्किल बड़ा है। मैक्रो में बहुत छोटे से माइक्रो के सर्कल्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि माइक्रो का सर्किल उस मेन सर्कल से साइड में कहीं जाके खड़ा है, नहीं, वो उसी सर्किल के अंदर है। For example, a rise in inflation macro effect will cause rise in cost of raw material leading to rise in prices which consumers will pay.
ठीक है, ये माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो चीज़ें महंगी होगी, मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये पेंसिल महंगी होगी, तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े ना। मैं माइक्रो का एक पार्ट था, बट स्टिल आई एम अफेक्टेड क्योंकि मैक्रो इज अफेक्टेड। Micro theory evolved from the theories of how prices are determined. Macro, on the other hand, is rooted to empirical observations that existing theory could not explain. While there are no competing schools of thought in micro, macro has schools like New Keynesian and New Classical. अब माइक्रो में कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको एक्सप्लेन नहीं करे यार, बता दिया आपके छोटे से लोगों को, छोटे मोटे से लोगों, इनकी बातें कर लो ना, आपको कहाँ डेफिनेशन की जरूरत है। मैक्रो बोला नहीं भैया, आप पूरे देश की बात कर रहे हो, हमको डेफिनेशंस देनी जरूरी है। तो मैक्रो में क्या नए कॉन्सेप्ट्स आए, न्यू केनेशियन थ्योरी आई है, न्यू क्लासिकल थ्योरी आई है, एंड सिंस द लास्ट 1980 रेदर दीज डिविजन्स हैव बीन नैरोइंग। और माइक्रो और मैक्रो के डिविजन्स जो है ना वो धीरे धीरे जाते कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ को ये मैक्रो की तरफ डाइवर्ट करने चाह रहे हैं। नॉट बिकॉज एवरी मैक्रो इज कमिंग टू माइक्रो लेवल्स, नहीं, माइक्रो इज गोइंग टू मैक्रो लेवल्स। इकोनोमेट्रिक्स is the third core area of economics other than micro and macro. Micro और macro के अलावा there is a third important term that is called as econometrics. This field seeks to apply statistical and mathematical method to economic analysis. The sophisticated analysis of micro and macro subfields would not have been possible without any major advances made in econometrics over the past century. The sophisticated analysis of micro this, अब ये क्या है, ये क्या करते हैं, दिस फील्ड सीक्स टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स ऑन इकोनॉमिक्स। अब स्टैटिस्टिकल्स जाना, जैसे मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, वो अलग अलग वेराइटी से मीन कैलकुलेट करना और उसको किसी मैथमेटिकल एक थ्योरी से लिंक करके इकोनॉमिक्स की अपनी एक अलग अच्छी वेल डिफाइंड थ्योरी एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालना। दिस इज वर्क ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन इज इकोनोमेट्रिक्स। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज economy in economics is in action. Economy is economics in action. It is still frame picture of the economic activities. A country, a company and a family all have their economies. It is popularly used in case of countries, Indian economy, the US economy, the Japanese economy. Country को define करने के लिए economics को ली जाती है और economy is nothing but economics in action. एक economics जहाँ कहीं पर भी action में चल रही है वो हो गई economy. जैसे इंडिया में economic activities चल रही है so Indian economy, US में economic activities चल रही है so US economy. While the principle and theories of the economy remain the same, सबकी प्रिंसिपल और थ्योरी सबकी लगभग सेम है। वहाँ डिमांड एंड सप्लाई सब जगह एक जैसी चल रही है। हाँ, हो सकता है वो उसको किसी और नाम से या किसी और कॉन्सेप्ट से बुला रहे हो, पर भैया वो उनके वहाँ लोगों को जो जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें बनेगी और उसके पैसे मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम चलना है, इसमें कोई बदलाव नहीं आना है। While the principle, ठीक है, economies of countries show diversities given the socio-economic diversities countries have, जो अब ये क्या है कि डेफिनेशंस कुछ चेंज हो सकती है, स्लाइटली चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और कंट्री की क्या पॉलिसीज रहती है। ओके, sectors and types of economies. Economic activities in a country economy are broadly divided into three main sectors, and by their dominance economies get their names also. इकोनॉमी बेसिकली तीन तरीके की होती है और जो सेक्टर उनमें डोमिनेंस में होता है ना, उसको बोलते हैं, ज़्यादातर उस सेक्टर के नाम से बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टेक प्लेस विद while exploiting the natural resources fall under it, such as mining, agriculture activities, oil exploration, etc. When agriculture sector, one of the subsectors of the primary sector, contributes minimum half of the national income and livelihood in a country, it is called as agrarian economy. ये कह रहा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब जहाँ से आप कोई चीज़ डायरेक्टली नेचर से ही उठा रहे के काम में ले रहे हो। जैसे क्या हो गया, एग्रीकल्चर, आपने खेती करी, ज़मीन से हो गया, आपने खाया। माइनिंग, जैसे माइनिंग करी, स्टोन निकला, वो आपने काम में लिया, या माइनिंग से कोल निकला, उसको कंज्यूम किया। मतलब जो माइनिंग के प्रोडक्ट को डायरेक्टली नेचर से डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को लिया तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 50% से ज़्यादा पोर्शन ऑफ द इनकम इज फ्रॉम
agriculture, it is called as agrarian economy. Then is secondary sector. It contains all the economic activities under which the raw material extracted out of primary sector is processed. अब क्या प्राइमरी सेक्टर का जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट निकला ना, उसको जब प्रोसेस करते हैं वो स्टेज कहलाती है सेकेंडरी सेक्टर. वन और ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. ये क्या हो गया कि प्राइमरी से जो भी आपने प्रोडक्ट निकाला ना, उसको आपने और वैल्यू एडिशन किया इंडस्ट्रीज में ले जाके, और फिर उसके बाद उसको कंज्यूम किया, तो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. वन ऑफ इट सब सेक्टर्स आर मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, एनीथिंग. क्लोथ के लिए क्या किया, थ्रेड कहीं और से, थ्रेड प्राइमरी एक्टिविटी से आता है, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या हो गया, थ्रेड्स को ज्वाइन करके शर्ट बना दिया. Has proven to be the largest employer across the Western development countries. When secondary sector brings in minimum half of the national income and employment is in a country, it is called industrial economy. एक इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब कहेंगे, जब उसका 50% से ज़्यादा का प्रोडक्शन, ज़्यादा का जो इकोनॉमी है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से चल रही है. किसी भी इकोनॉमी में जब सेकेंडरी सेक्टर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है ना उसकी टोटल इनकम के अंदर, तब उसको क्या कहेंगे हम, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. देन थर्ड इज टर्शियरी इकोनॉमी. ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉल्स इन दिस सेक्टर सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग. ऐसी कोई कंट्री जो ये ना तो प्रोडक्शन कर रही है, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मतलब यार ना तो कोई खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा है, ना उसके पास फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, उसके पास क्या कॉलेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, तो वो टर्शियरी सेक्टर कहलाता है. सेक्टर सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. व्हेन दिस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड इन अ कंट्री, इट इज कॉल्ड सर्विस इकोनॉमी. और अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर टर्शियरी का पोर्शन 50% से ज़्यादा है, देन इट इज कॉल्ड एज सर्विस इकोनॉमी. लेटर ऑन एक्सपर्ट्स क्रिएटेड टू मोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी, दो दे आर सब सेक्टर्स ऑफ टर्शियरी. अब टर्शियरी में दो कैटेगरीज है जो आजकल थोड़ी सी पॉपुलर होती हुई चल रही है, और वो दो सबसे कैटेगरीज क्या है, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी. क्वाटरनरी सेक्टर नोन ऑल्सो एज नॉलेज सेक्टर, मतलब ज्ञान वाला सेक्टर, नॉलेज सेक्टर. द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा कम अंडर इट. ये क्या है, एक्टिविटी, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है ना, वो इसके अंडर में आती है. द सेक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी हैज. ये ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है ना, वो एक्सप्लेन करता है. दिस सेक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग, मतलब वहाँ का जो ह्यूमन प्रोपोर्शन है, या वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंटेलिजेंट है या कितनी अच्छी है, क्या उनका नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग है. क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट सर्विसेज ओनली. यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही, ना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज्ञान कैसा है वहाँ के लोगों का, वो क्वार्टरनरी में बताते हैं. और क्वीनरी सेक्टर, ऑल एक्टिविटीज वेयर टॉप डिसीजंस आर मेड फॉल अंडर इट. द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ देयर ब्यूरोक्रेसी एंड द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर फॉल अंडर इट. मतलब जहाँ जो लोग टॉप डिसीजन, या उस किसी इकोनॉमी में टॉप डिसीजंस लिए जाते हैं ना, मतलब मान लो कि किसी भी कंपनी का एक हेड ऑफिस उन्होंने इंडिया में खोल दिया जहाँ पे वो सारा डिसीजंस ले रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कहीं किसी और सेक्टर में हो रही है, तो ये क्वीनरी हो गया. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर इज वेरी लो, रेदर दे आर कंसिडर्ड द ब्रेन बिहाइंड सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. फिर ब्यूरोक्रेट्स की वहाँ पे क्या इंटरफेरेंस रहती है, या वहाँ पे कॉरपोरेट हाउसेज के, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज की क्या इंटरफेरेंस रहती है, ये क्वीनरी सेक्टर होता है. Then stages of growth, looking at the way developed
developed countries did grow. A theory about it was proposed by W. Rostow in 1960. As per economies grow following 5 linear stages through the 3 main sectors, that is agriculture, industry and services. However, several countries did show exceptions to the standard pattern. India and many other Southeast Asian countries such as Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam fall under this category. These countries moved from the stage of agrarian to service economy without much healthier expansion in the industrial sector. अब जैसे ये क्या कह रहे हैं कि जैसे अपना कंट्री हो गया इंडिया या फिर इंडोनेशिया हो गया या है ना, या फिलीपींस हो गया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर सर्विस सेक्टर बहुत एक्सट्रीमली डेवलप हो गया, बहुत मतलब बहुत हल्का फुल्का था, वहां से ये बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गए. पहले अपने क्या कॉल सेंटर्स वगैरह जैसे ज़्यादा खुल गए, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो ये पहले नहीं थी है ना. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कहता है ये होती है 5 लीनियर स्टेजेस होती है, उसके बाद ये डेवलपमेंट हो जाता है. और इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इन्होंने क्या किया कि एग्रेरियन इकोनॉमीज थी इंडिपेंडेंस के टाइम और वहाँ से ये सर्विस इकोनॉमीज बन गई. और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उस पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, आया इफेक्ट बट उतना इफेक्ट नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था. इकोनॉमिक सिस्टम्स, ह्यूमन लाइफ India saw a transition from the dominance of the agriculture to the service sector by the late 1990s के पास. जब इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स ला रही थी तब इंडिया ने ये भी देखा कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे एग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है. इकोनॉमिक सिस्टम्स, ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन यूजेस of certain things, some of which up to a level are also essential for survival. कुछ चीज़ें जैसे आदमी कंज्यूम करता है, कुछ उसके शरीर की नेसेसिटी है इसलिए कंज्यूम करता है. जैसे खाना आपके लिए खाना जरूरी है, आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हो. सो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है. हाउ टू लेट पीपल हैव दीज थिंग्स वॉज द फर्स्ट चैलेंज फॉर द ह्यूमनिटी. अब इनको कैसे कंज्यूम कर लेने देना. This challenge has 2 dimensions. Firstly, these things need to be created. कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं. And secondly, they should reach the needy people. मतलब पहले तो चीज़ बनानी और ज़रूरतमंद तक पहुंचानी. तो इकोनॉमी की डेफिनेशन भी तो यही थी ना, एक चीज़ को बनाना, एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, उस ज़रूरतमंद द्वारा उसको काम में लिया जाना. So the definition of the economy was to produce something and distribute it to the needy, and finally the consumer who was a needy is now consuming the product. This whole cycle was about economics की definition का. This was the main crux of the definition. For production one needs to set up productive assets for which money needs to be spent, known as investment. But who will invest and why? In the process of taking on this challenge, there evolved different types of economic systems, that is, different ways of organizing an economy. We can prepare a long list of economic systems. However, the 3 of them considered as major ones of brief overview of the following. अब क्या है, बहुत सारी थ्योरीज थी प्रोडक्शन को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, बट उनमें से क्या किया कि कुछ अल्टीमेटली एक क्रक्स, एक शॉर्टकट फाइंड किया गया कि यार 500 तरीके की कंट्री, मतलब वर्ल्ड में अगर 200 कंट्रीज है तो 200 कंट्रीज अपने एक अलग सिस्टम से चल रही है. नहीं, एक काम करो, कुछ इनका सबका एक पैटर्न निकालो, कुछ कॉमन चीज़ें निकालो और वहाँ से एक इकोनॉमी की डेफिनेशन निकालो कि उस कंट्री की ये इकोनॉमी है, उस कंट्री की ये इकोनॉमी है, इस कंट्री की ये इकोनॉमी है, दिस कंट्री फॉल्स इनटू. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब ये सारी रिसर्च करी तो दे फाउंड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज जिनके अंदर वर्ल्ड को ये क्लासीफाई करते हैं. द फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम इमर्जिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम. पुराने इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर आने वाला ये पहला इकोनॉमिक सिस्टम है. इट्स ओरिजिन इज ट्रेस्ड बैक टू द वर्क ऑफ द स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ. एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने क्या है अपनी एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस.
करके एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दे टॉक्ड अबाउट मार्केट इकोनॉमी एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी was economy emerged. His main idea can be summed up in the simplified way in the following ways. It is the self-interest which motivates individual firms to do economic activities out of which society gets and services supplied with. मतलब डिमांड एंड सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट पे है कि मैं एक एनालिसिस करूंगा कि मार्केट को क्या चीज़ की ज़रूरत है और मैं वो चीज़ मार्केट में सप्लाई करूंगा. सो दिस इज कि मुझे कोई नहीं बोल रहा कि मुझे क्या बनाना है, मैं वो चीज़ बना रहा हूं जो मुझे लग रहा है मार्केट में बिकेगी. इट मीन्स द प्रोडक्ट्स सोसाइटी गेट्स इज अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट्स ऑफ समवन्स सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शन. अब क्या सोसाइटी को तो बेनिफिट हो रहा है ना, मैंने कॉलेज खोल लिया, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बट सोसाइटी को भी तो बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी में एजुकेशन बढ़ रही है. दिस इज मार्केट. समवन्स सेल्फ इंटरेस्ट एक्शन. एडम स्मिथ कॉल्ड दिस मोटिवेटिंग फैक्टर द इनविजिबल हैंड. अब क्या है कि एडम स्मिथ जी इन भाई साहब ने क्या कहा था कि हर आदमी के पीछे या हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक हिडन हाथ होता है, इनविजिबल हैंड होता है जो किसी को भी नहीं दिखता. तो वो इन्होंने क्या कहा कि ये जो मोटिवेशन है ना कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे मेरा फायदा हो पर उसके साथ साथ सोसाइटी का भी फायदा हो जाए. दिस वाज मार्केट इकोनॉमी एंड दिस वाज दैट इनविजिबल हैंड. दिस वे द क्वेश्चन लाइक हु विल इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड व्हाई सीम टू गेट आंसर. और इस तरीके से जो ये अजीबोगरीब से क्वेश्चन थे कि कोई इन्वेस्ट करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों इन्वेस्ट करेगा का जवाब यहाँ से मिलता था. कौन इन्वेस्ट करेगा? जिसके पास पैसा है. क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि उसको यहाँ लालच दिख रहा है. क्या फ़ायदा है कि सोसाइटी को एक अच्छी चीज़ मिल रही है, कॉलेज खोला मैंने, उससे सोसाइटी को एजुकेशन मिल रही है, सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है. टू अटेन हायर प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर का डिवीजन अच्छे से होना चाहिए. स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्सेस बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज जॉब्स इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स. स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स इन स्पीड, प्रिसिशन एंड क्वालिटी इन द लेबर फोर्स. अब क्या है कि क्योंकि वो लेबर फोर्स मेरी एक एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व हो गई ना, तो उनके स्पेशलाइजेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे. और क्योंकि मैं मेरे यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं उनको स्पेशलाइज्ड भी तो करूँगा ना, तो अल्टीमेटली मेरा ही फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे लेबर भी, और लेबर का ये फ़ायदा है कि वो एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो गए तो कल को मेरी कंपनी नहीं किसी और कंपनी में भी काम कर सकेंगे. फॉर इनविजिबल हैंड टू ऑपरेट प्रॉपरली अ सूटेबल एनवायरनमेंट. अब ये क्या करें कि इनविजिबल हैंड के लिए काम करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. सूटेबल एनवायरनमेंट इधर है मार्केट, ठीक है, डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ना उनसे डिसाइड किया जाएगा. कॉल्ड द मार्केट फोर्सेस इज रिक्वायर्ड. और ये रिक्वायर हो जाए, मतलब एक अलग से एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से इफेक्ट होता है. मार्केट क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर है वहाँ पे ही तो मार्केट हो गया ना. एक आदमी की डिमांड है मनी, दूसरा और वो सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट. मैं पैसे दूंगा, मैं प्रोडक्ट लूंगा, मेरी डिमांड खत्म हो गई, उसको मैंने पैसा सप्लाई कर दिया. जो प्रोडक्ट लेके आया है उसकी डिमांड है मनी, और उसका सप्लाई क्या है? उसका जो प्रोडक्ट वो लेके आया, उसने वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, डिमांड थी उसकी, मनी फुल हो गई. ये मार्केट होता है. वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड एट वॉट प्राइस टू सेल. All such decisions depend upon these forces. अब 3 डिसीजंस, क्या बनाना, कैसे बनाना और कितने में बेचना, ये मार्केट इकोनॉमी के 3 सबसे बड़े सवाल हैं जिनका आंसर होना जरूरी है. सच एन इकोनॉमिक्स, ये इस वाले जो स्टेप्स है उनमें ये चीज का आंसर मिलता है. Such an economic system needs to be regulated by competition प्रिवेलिंग इन द मार्केट. अब ये इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए क्या है? कंपटीशन. जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना प्रोडक्ट और सब आपस में एक सिस्टम में चलेंगे. नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी, तो वो बहुत अनशंट पैसे चार्ज करेगा, जो मर्जी होगी वो प्राइस लेगा. नहीं, उसका प्राइस अगर कंट्रोल करना है, हम उसके ऊपर डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते. तो हम क्या करेंगे? हम उसको ये बोल देंगे भैया आप ये चीज़ बना रहे हो ना, हम आप पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे और हम किसी और पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, वो भी बना सकते हैं. आप बना रहे हो वैसे कोई और भी बना देगा. फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ लाइजेस फेयर, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स लीव इट अलोन.
विच इज जनरली ट्रांसलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट एज नॉन इंटरफेरेंस। ये इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी इज काइंड ऑफ नॉट इन काइंड ऑफ नॉन इंटरफेयरिंग इकोनॉमी, या जहाँ पर किसी की पंचायती नहीं चलती है। लेजेस फेयर मतलब लीव इट अलोन, जैसा चल रहा है चलने दो और इनको अपने हाल पे छोड़ दो, ये अपने आप करेंगे, सरकार इनको कोई पैसे नहीं देगी, आप अपना चलाते रहो काम। विच जनरली ट्रांसलेटेड लेसर द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जितनी चुप बैठने वाली गवर्नमेंट होगी उतना ही अच्छा होगा। बेटर द इकोनॉमिक, हियर नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट मीन्स ग्रेट मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज गवर्नमेंट प्लेइंग नो और लीस्ट इकोनॉमिक रोल, नो इकोनॉमिक रेगुलेशन, नो टैक्सेस इम्पोस्ट, कुछ भी नहीं। यहाँ गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरफेरेंस बहुत कम सी है। ये नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट मीन्स ग्रेट मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब क्या गवर्नमेंट कोई ऐसे अजीब से गरीब काम सब्सिडी दे रही है या टैक्स चार्ज कर रही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, आप प्रोडक्ट बनाओ, आप उसको सोसाइटी को दो, खत्म, सोसाइटी आपसे खरीदेगी, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसके अंदर। एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच एन इकोनॉमिक सिस्टम द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। ये एक तरीके से आप नेचुरल लिबर्टी दे रहे हो, मतलब आपने उनको अपनी आज़ादी दे दी, जाइए आप चुनिए आपको किससे खरीदना है और आपको कितने में बेचना है, क्या बेचना है, ये अब सब आप खुद तय करो। And the system, rather these ideas were the drivers of the two major economic system। और टू जो बड़े जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स है ना, कौन सा है, कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, उनकी जननी मतलब उनका जो सोर्स है वो यहाँ से ही शुरू हुआ है, यहीं से ही डिसाइड होकर आया है। Though they are based on the same economic environments, there is a subtle difference between them। ये दोनों कॉन्सेप्ट उठे तो इसी से, बट डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ कंट्रोल से, यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। मार्केट इकोनॉमी में कंट्रोल नहीं होता, दूसरी इकोनॉमीज में कंट्रोल होता है। While capitalism is focused on creation of wealth and ownership of productive assets, free market economy is focused on exchange of wealth। देखो और अलग आगे क्या है, दो इकोनॉमीज और भी है, एक आती है कैपिटलिज्म और एक है फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म का क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वेल्थ बढ़नी चाहिए जो प्रोड्यूस कर रहा है या किसी भी एक आदमी की। फ्री मार्केट क्या कहता है कि मार्केट में सबका लेवल बराबर आना चाहिए। In a capitalist system, there might be some government regulations, but private owner can have monopoly on the market and thus prevents competition। कैपिटल सिस्टम में क्या होता है कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें रेगुलेट कर सकती है, बट प्राइवेट ओनर के पास मोनोपोली होने के राइट्स होते हैं। जैसे पेटेंट ले लेते हैं, ट्रेडमार्क्स ले लेते हैं, ट्रेडमार्क्स ले लेते हैं, कॉपीराइट क्लेम ले लेते हैं, वो वाले बेनिफिट्स। उनसे क्या होता है कि वो इकोनॉमी में उसके पास अच्छा प्रॉफिट कमाने का भी ऑप्शन हो जाता है। हाउएवर अ फ्री मार्केट इकोनॉमी सोनली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। फ्री मार्केट इकोनॉमी पूरी मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई, एंड देयर इज लिटिल फॉर नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पंचायतें नहीं होती इसमें। दैट इज वाई इन फ्री मार्केट इकोनॉमी फ्री कॉम्पिटिशन इज पॉसिबल विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस। That is why in free market economy free competition is possible without any intervention from outside। और क्या है कि बगैर किसी की बाहर के इंटरफेरेंस से फ्री मार्केट, this is why in free market economy free competition is possible without any intervention from। और फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर फ्री कंपटीशन भी एप्लीकेबल होता है और बाहर वाले की किसी की कोई इंटरफेरेंस भी नहीं चलती है। सच एन इकोनॉमिक सिस्टम गॉट फर्स्ट ट्राइड इन द यूएसए 1977। ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार 1777 के अंदर यूएसए में ट्राई किया गया था, फ्रॉम वेयर कैपिटलिज्म स्प्रेड अक्रॉस होल यूरो एशिया, नॉर्थ अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप में ये स्प्रेड हुआ था। आफ्टर व्हाट 1777 में यूएसए ने पहली बार फ्री मार्केट इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट ट्राई किया था।
सॉरी कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट ट्राई किया था। दीज इकोनॉमीज एंजॉयड हाई प्रॉस्पेरिटी एंड ऑपरेटेड वेल टिल गॉट हिट विद द ग्रेट डिप्रेशन। और ये 1777 से चल के 1929 तक 140 साल तक अप्रोक्सीमेटली ये इकोनॉमीज बहुत अच्छे से चली, बट 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, तब इनको प्रॉब्लम आई इन इकोनॉमीज को फॉर द फर्स्ट टाइम। बाय दैट टाइम ग्रेट कैपिटल वाज अमेज्ड बाय फ्यू, और बहुत बड़ा कैपिटल क्या है कुछ ही लोगों के पास रह गया था। द मल्टी एंड द ट्रांसनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या कई देशों के बीच में चलने वाली कंपनीज के पास ही ज़्यादातर ये पैसा इकट्ठा हो गया था। वाइल मेजोरिटी रिमेनिंग पुअर और मैक्सिमम पुअर, इंडिया में भी ये कहा जाता है ना कि 20% ऑफ द कंट्री होल्ड्स 80% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ, वैसा ही कुछ। वाइडनिंग इनइक्वालिटीज इन द प्रोसेस ऑफ टाइम, और जिससे धीरे धीरे इनइक्वालिटीज बहुत भयंकर ही बढ़ चुकी थी। टैक्सेस वर इम्पोज बाई but they were very few in numbers and very lower rates, with state playing negligible welfare role। अब स्टेट की तो कोई पंचायत ही थी नहीं, तो स्टेट तो कहाँ कहीं आके कुछ बोल सकता था, तो क्या हुआ टैक्सेस वगैरह भी बहुत लिमिटेड ही लगा पाए। अब cons of this system, supported by the democratic rights and freedoms, this system had great environment for individual success। ये individual success के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ हुआ करती थी। Success, innovation and business activities, though it looks smoothly operating from for over 1.5 centuries with the subtle changes, it had its own set of limitations which can be summarized precisely in the following ways. There was almost no tool to look after those who have lower purchasing power, that is poor. Negligible to total absence of welfare actions from the state. Widening economic inequalities even after launching distributive measures such as progressive taxation. अब क्या था, there was almost no tool to look after those who have longer purchasing power. लोअर परचेज, ऐसा कोई टूल नहीं था मेजर करने के लिए कि यार जिसकी कैपेसिटी नहीं है परचेज करने की, वो तो परचेज ही नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। द पुअर, यहाँ पे पुअर को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया है ना, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता परचेज करने का, और वो चीज़ उसकी नेसेसिटी की, तो क्या करेगा वो, उसके बगैर ही जी रहा है, ज़बरदस्ती से काम चला रहा है। द नेग्लिजिबल टू टोटल एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शंस ऑफ स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है, ना वेलफेयर स्टेट है और ना उनकी कोई या तो है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी है, या बिल्कुल ही नहीं है। नेग्लिजिबल टू टोटल एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शंस फ्रॉम द स्टेट, स्टेट की तरफ से कुछ भी वेलफेयर की कोई एक्टिविटी नहीं करी गई है। वाइडनिंग इकोनॉमी इनइक्वालिटी इवन आफ्टर लॉन्चिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी लगा दिया, फिर भी वो इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वेल्थ को जब एक जगह अक्यूमुलेट होने से रोकना था, अब तब नहीं रोक पाए, और अब आप चाह कर भी उसको नहीं बांट सकते। The existing set of policy approaches could not help the economies to recover out of the depression. It was in wake of this crisis that we see the rise of new branches of economics. The macroeconomics proposed by British economist John Maynard Keynes 1838 to 1944 in his work The General Theory of Employment, Interest and Money, together with analyzing the causes which might have caused the crisis. Keynes suggested a new set of policy approach also to help economic recovery. In very simple terms, Keynes suggested these economies to include certain traits from other economic system, non-market economy, to correct the crisis faced by them. After including the Keynesian advices, these economies recovered out of depression, and in the process particularly a mixed economic system evolved. अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो मार्केट इकोनॉमी पे तो आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते ना, तो केनेसियन ने कहा कि एक मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। केनेसियन भाई साहब ने 1936 के अंदर अपनी किताब में ये कहा कि सर देखो आप लोगों की हो रही है हालत ख़राब, आपने डिप्रेशन झेल लिया, आप बड़ा बहुत कैपिटलिज्म ने ये वेन मून चांद दिन चिल्ला लिया, अब मेरी बात चुप करके शांति से सुन लो। ये इसने बोला कि सर देखो आप कि कॉन्सेप्ट तो फेल हो चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ फ्री इकोनॉमी क्यों देते हो, आप एक मिक्स्ड इकोनॉमी लाइए ना, जहाँ पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत टाइट होगा बट स्टिल द पर्सन इज अलाउड टू डू बिजनेस, है ना। आप लाइसेंसेस लाइए, आप डिसाइड करिए कितने लोग बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे,
आप अपने प्राइस लिमिटेशंस वगैरह लाइए. सो दोज इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी गवर्नमेंट गेट्स टू प्ले अ क्रूशियल रोल. इट इज सेड टू बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अ मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. उन सब के कॉम्बिनेशन से जो इकोनॉमी डेवलप होती है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं.